अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फॉर CSS। ठीक है, 2027 और उससे ऑनवर्ड्स। ठीक है, 26 अमेंडमेंट। ठीक है, आपके सिलेबस में चाहे वो पाकिस्तान अफेयर हो, पॉलिटिकल साइंस हो या करंट अफेयर हो, उसमें जो आपकी रीसेंट अमेंडमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। 2027 से लेकर आगे जो आने वाले आपके CSS हैं, जितने भी 2000 आप कह लो कि 2028 हो गया या बाकी आने वाले, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हमेशा ज़रूरी रहेंगी। नंबर 1 18th अमेंडमेंट, नंबर 2 26th अमेंडमेंट, 27th अमेंडमेंट। उसके बाद जो आगे आने वाली अमेंडमेंट्स होगी वो बहुत ज़्यादा आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो अच्छा 26th अमेंडमेंट जो है हमारे पास, इसके बारे में इतनी बात क्यों होती है? पहली बात, ये आपकी पास हुई थी 2024 में। ठीक है, दूसरी बात कि इसमें मेन फोकस जो था वो था जुडिशरी में। इवन दो इसमें और भी कई टॉपिक्स हैं कि आपकी 26th अमेंडमेंट में जो आर्टिकल आपका था 9, वो ये था कि एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू हैव अ क्लीन, हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पाकिस्तान में स्मोक बहुत ज़्यादा है, बल्कि पूरी दुनिया में ही इन्वायरमेंट के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये आपकी जो अमेंडमेंट पास हुई है 26 अमेंडमेंट के अंदर जो आर्टिकल था 9, इसमें ये बात हुई, आर्टिकल 9A है ये, इसमें ये बात हुई कि हर सिटीज़न के पास हक है कि वो अच्छी इन्वायरमेंट में रह सके। ठीक है, इसको आप इन्वायरमेंटल साइंस के पेपर में या क्लाइमेट चेंज के ऐसे में इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी इसमें एक चीज़ थी। उसके बाद 26 अमेंडमेंट में आपके पास बात हुई थी बहुत ज़्यादा रिबा पर। रिबा किसे कहते हैं? सूद को। ठीक है, अब आपका जो आर्टिकल नंबर 38F है, उसमें ये बात हुई थी कि आपकी हुकूमत ने ये कह दिया कि बाय 2028 हम इस सूद के निज़ाम को बैंकिंग सिस्टम से ख़त्म करेंगे। ठीक है, सूद के निज़ाम को बैंकिंग सिस्टम से ख़त्म करेंगे बाय 2028। ठीक है, तो ये देख लें आप कि ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम के हवाले से। इसको आप इस्लामियात में डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके अलावा आपके एक और चीज़ भी थी, जैसे कि आर्टिकल नंबर 81, उसको मैं लिख नहीं रही, वैसे ही बता देती हूँ कि उसमें इलेक्शंस के बारे में था कि जब इलेक्शंस होंगे तो उस दौरान आपको जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो और फंडिंग मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, इस हवाले से वो कुछ था। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको छोटी मोटी बातें बता दी, लेकिन जो मेन फोकस है, जो मेन मसला है, इन दोनों चीज़ों में तो कोई मसला नहीं है ना कि इन्वायरमेंट अच्छी होगी तो हमें क्या मसला है भाई। ठीक है, हम तो खुश होंगे कि भाई हमें अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी, सूद का निज़ाम ख़त्म होगा, हमें खुशी होगी। ठीक है, लेकिन जुडिशरी वाला जो मसला है, जो मसला होता है उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है। ठीक है, तो अब बात क्या थी कि बात ये हुई, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले पाकिस्तान की जो हमारे पास जुडिशल हिस्ट्री है वो बताऊंगी, ताकि आपको ये कहानी समझ आ सके, वरना उसके बगैर आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है जी। तो आपके पास आ गया जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब वैसे तो हम बड़ी हिस्ट्री पढ़ते हैं पाकिस्तान की, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भाई पहले हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, फिर हमारे पास 1962 का, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ते हैं हम। उसके अलावा हम वैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं कि भाई पहले प्रेसिडेंट्स का सिस्टम था, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आया, फिर बीच में मार्शल लॉ भी था, और वैसे भी पाकिस्तान की हम हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमने जुडिशल हिस्ट्री बहुत कम पढ़ी होती है। ठीक है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है CSS पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जुडिशल हिस्ट्री को आप फेजेस में समझेंगे। ठीक है, फेज़ वन ये था कि भाई हुआ ये कि आपके जो एग्जेक्टिव आपको पता है ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह। ठीक है, तो पहले आपके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो प्री 1996 में लिख देती हूँ, प्री 1996 में क्या होता था, जो एग्जेक्टिव होती थी वो अपॉइंट करती थी आपके सीनियर मोस्ट जजेस को, या आप कह लो कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता था उसको अपॉइंटमेंट जो है कौन करता था? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये तो हो गया फेज़ 1। ठीक है, 1996 से पहले। अब असल रोला शुरू हुआ फेज़ 2 में। फेज़ 2 में जी क्या हुआ कि आपके 1996 में एक
ख़तरनाक किस्म का आप कह लें कि केस हुआ, जिसको आप कहते हैं अल जिहाद ट्रस्ट केस। इस केस को मैं ज़्यादा डिस्कस तो नहीं करूँगी आपके सामने, लेकिन मैंने सिर्फ इसका नाम लिख दिया। अगर आप इसको डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि इसका नतीजा क्या निकला, ठीक है। जो अल जिहाद ट्रस्ट केस था, इसके बाद क्या हुआ कि इस केस के बाद ये हुआ कि जो आपकी जुडिशरी थी उसके पास पावर दोबारा वापस आ गई, ठीक है। जो आपकी जुडिशरी थी उसके पास पावर दोबारा वापस आ गई। पावर इस तरह से दोबारा वापस आ गई कि वो दोबारा से अपॉइंट करने लगी अपने सीनियर मोस्ट जजेस को। पहले तो मैंने आपको बताया ना 1996 से पहले क्या होता था। प्लीज़ गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। अच्छा, तो जुडिशरी आपके जजेस को अपॉइंट करने लगी। इसको आप आसान लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं, जजेस अपॉइंट जजेस, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुई, अब इससे क्या हुआ जी, आपको बाज़ाहिर तो लग रहा होगा कि भाई बड़ी अच्छी बात होगी, जजेस ने जजेस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। लेकिन रोला ये है कि 1996 के बाद से जब जजेस ने जजेस को अपॉइंट करना शुरू कर दिया तो जजेस के पास आ गई पावर। सारी गेम ही पावर की है, पावर की आ गई, पावर की बात आ गई। और जो आपके जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लग गए, इतने पावरफुल होने लग गए कि हुकूमत भी उनसे डरने शुरू होगी, ठीक है। अब ये कहानी चलती रही 1996 से 2010 तक। कहानी ये थी कि 1996 से 2010 तक आपके जो जजेस थे उन्होंने अपॉइंट किया जजेस को। इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था वो भी एक कमेटी बैठती थी, जुडिशल कमीशन, और वो अपॉइंट करते थे आपके जजेस को, ठीक है। हो गया ये सिस्टम, ठीक है। अब जज इस फेज़ में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जजेस जो थे, जुडिशरी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। उसने बहुत सारी चीज़ों में टांग अड़ाना शुरू कर दी थी, ठीक है। हम इसकी पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको मसले की तरफ लेके जा रही हूँ। फेज़ 3, फेज़ 3 में जी 18th अमेंडमेंट पास हो गई 2010 में। क्या हो गया जी, 2010 में आपकी 18th अमेंडमेंट पास हो जाती है, ठीक है। 18th अमेंडमेंट आपको अच्छी तरह से पता है। 18th अमेंडमेंट अगर आपने इसके लेक्चर लिए हुए हैं, जितनी डिटेल से हम 26th अमेंडमेंट को पढ़े हैं उतनी ही डिटेल से, बल्कि उससे ज़्यादा आपको 18th अमेंडमेंट को पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि 26th अमेंडमेंट में तो सिर्फ जुडिशरी के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। 18th अमेंडमेंट में हम पढ़ते हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बारे में। आपका पूरा निज़ाम चेंज हो गया था गवर्नमेंट का, आपके प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड बन गए थे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी चीज़ें हुई थी। आपका जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था उसके ऊपर भी बात होना शुरू हो गई थी। लेकिन उसमें एक आर्टिकल जो था वो, उसमें तब्दीली आप कह सकते हैं आई, वो ये कि आपके पहले तो ये होता था कि सिर्फ जजेस जो थे वो जजेस को अपॉइंट करते थे। लेकिन फिर क्या हो गया, आपके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था उसने कहा कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हो, जिसका जो दिल करता है वो जज को अपॉइंट कर लेता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इतनी आज़ादी तो हम नहीं देंगे आपको, हम तो आप पर चेक रखेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई 2 कमेटियाँ बनेंगी। पहली कमेटी का नाम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी कमेटी का नाम पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये दोनों कमेटियाँ मिलकर आपके जो सीनियर मोस्ट जज है उसको आप कह लो अपॉइंट करेंगी। लेकिन यहाँ पे एक रोला ये हो गया कि जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसके 8 मेंबर थे, जुडिशरी कमेटी के 7 मेंबर थे। तो अब उन लोगों ने कहा कि भाई पार्लियामेंट का हम पर ज़्यादा ही चेक हो गया है, हमारी तो इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई है, हमसे ऊपर कोई चीज़ आ गई है, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी हमसे ज़्यादा पावरफुल हो गई है। तो जितने आपके जजेस थे उन्होंने आवाज़ उठाना शुरू कर दी। और वो आवाज़ क्यों ना उठाएं, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। 1996 से 2010 तक जजेस को आदत हो गई थी कि वो अपने ऊपर किसी और की हकमियत को बर्दाश्त नहीं करते थे, वो खुद ही आपस में जजेस को डिसाइड करते थे, ठीक है। जब ज़ाहिर है एक बंदा शुरू से हुकूमत कर रहा है उसके ऊपर कोई और ला के बिठा दो तो वो आगे से उसको बुरा तो लगेगा, ठीक है। अब ये अच्छा है या बुरा है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये हुआ, तो अब जजेस ने क्या करना शुरू कर दी, प्रोटेस्ट। क्या की, इनकी तरफ से आप कह लो प्रोटेस्ट आई। जब प्रोटेस्ट आई तो इन्होंने इतनी धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर आप ये नहीं करेंगे हम आपकी पूरी अमेंडमेंट को रिवर्स करवा देंगे। अमेंडमेंट इस तरह की जो प्रोटेस्ट थी इससे डर गई आपकी हुकूमत, उन्होंने कर दी 19th अमेंडमेंट पास। आपकी क्या पास हो गई,
19th अमेंडमेंट। जब 19th अमेंडमेंट पास हो गई उसमें उन्होंने कहा कि भाई अच्छा यार लड़ाई माफ़ करो, आप हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओ, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी भी रहेगी, जुडिशल कमेटी भी रहेगी, लेकिन इनको एक मेंबर ज़्यादा मिल गया कि भाई हम अपना एक मेंबर आपको दे देते हैं, आप हमसे ज़्यादा पावरफुल हो जाओ, ठीक है। तो अब फिर से 2010 से लेकर आपका 2024 तक फिर से आपकी जो जुडिशरी थी वो ज़्यादा पावरफुल हो गई, ठीक है। तो ये देखें आप लोग कि जुडिशल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है, उसमें अभी तक हमने 3 फेजेस पढ़े हैं। पहले फ़ेज़ में आपकी एग्जेक्टिव अपॉइंट करती थी जजेस को, दूसरे फेज़ में आपकी जुडिशरी अपॉइंट करती थी जजेस को, यानी कि जजेस अपॉइंट जजेस, यानी कि ये आपके जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनकी ज़्यादातर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है उसको कौन इलेक्ट करेगा, यही तो असल रोला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो मसला आ गया था वो ये आ गया था कि लोगों ने कहा कि भाई जो स्पेशली जो आपकी लॉयर्स कम्युनिटी थी उसने ये कहा कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर इलेक्ट करेगी पार्लियामेंट्री कमेटी तो फिर सारा इन्फ्लुएंस तो आपका जो है वो एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस आ जाएगा आपके उस पर जुडिशल पर। यानी कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ तो आपकी जुडिशल इंडिपेंडेंस कहाँ रही, ठीक है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर ही आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर जो हम इंडिपेंडेंस ऑफ लॉयर्स कहते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहते हैं, वो कहाँ से रहेगी, ठीक है। आपके जुडिशल के ऊपर हुकूमत ही आपके प्राइम मिनिस्टर की आ गई है या पार्लियामेंट्री कमेटी की आ गई है, तो जजेस की तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई। वैसे हम बड़ी बात करते हैं ना कि भाई जो आपका लॉ होता है उसको वो ऊपर होता है और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उससे नीचे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला ये आ गया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी के 8 मेंबर हो गए थे, जुडिशल कमीशन के 7 मेंबर, दोनों ने मिल के इन चीज़ों को डिस्कस करना था। बाद में फिर प्रोटेस्ट पर आपकी फिर से जुडिशरी को ज़्यादा पावर दे दी गई, ठीक है। अब फिर इतने साल फिर से जुडिशरी ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो उन्होंने कहा हम आपको इन्जॉय नहीं करने देंगे, हम फ़ेज़ 4 लाएंगे। और फ़ेज़ 4 में क्या हुआ, 2024 में आपकी पास हो गई 26th अमेंडमेंट, ठीक है। अब 26th अमेंडमेंट, अब आपको समझ आई कि मैंने आपको इतनी लंबी हिस्ट्री क्यों पढ़ाई है। पूरे हमारे 10-12 मिनट इसकी तारीख पढ़ने में गुजर गए, इसलिए गुजर गए क्योंकि जब तक हमारे पास हमें हिस्ट्री नहीं पता होगी हम 26th अमेंडमेंट को समझ नहीं सकते। अब जो आपकी 26th अमेंडमेंट है इसमें क्या काम हो गया, इसमें आपके जो ये 2 चीज़ें थी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है, ये दोनों रही, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को बना दिया स्पेशल, ठीक है। इन्होंने कह दिया कि आपकी 2 कमेटियाँ होंगी अब, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। और इसमें आपको पता है कि इन्होंने क्या कह दिया कि स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास ज़्यादा पावर होगी और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कम पावर होगी। यानी कि जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा, यानी कि फिर से एग्जीक्यूटिव के पास बहुत ज़्यादा पावर होगी और जुडिशरी जो आपके पास है उसके पास कम पावर होगी, यानी कि जजेस वाला सिस्टम ख़त्म। अब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आपका जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी थोड़ी सी डिटेल है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया है 26th अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोबारा से हम आ जाते हैं इसके ऊपर जो हम पढ़े थे कि मैंने अब आपको हिस्ट्री बता दी कि इसमें 26th अमेंडमेंट में क्या क्या बातें हुई थी। तो जुडिशरी के बारे में हम पढ़े थे, ये हमारे पास है आर्टिकल नंबर 175A, ठीक है। इसमें हम आर्टिकल 175A जो हमने हमारे पास इसमें चेंजेस की, हमने कहा कि आपकी जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी एज़ कम्पेयर टू जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ये अपॉइंट करेगी आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। और जो इन्होंने एक और चीज़ की वो ये की, इन्होंने बना दिया, इन्होंने आपके जो सुप्रीम कोर्ट था, आपको पता है ना पाकिस्तान की सबसे पावरफुल कोर्ट समझी जाती थी सुप्रीम कोर्ट, इसकी पावर इन्होंने कर दी ख़त्म। इसकी जो सोमोटो की पावर थी, ठीक है, तो इन्होंने इस पावर को ख़त्म कर दिया और इसकी जगह नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी
उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस इंट्रोड्यूस करा दिए। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अंदर आपके पास कह लो कि जो आपके 3 मेजर सीनियर जजेस हैं ना, वो आपके इन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस को बनाएंगे। अब उनके पास पावर होगी सोमोटू की। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की हैसियत ख़त्म, नई चीज़ आ गई। ठीक है, अब जी आ गई है मेन बात कि सवाल कैसे आएगा पेपर में। ठीक है, सवाल में वो आपसे ये तो पूछने नहीं वाला कि आपकी 26th अमेंडमेंट क्या थी। ठीक है, अब वो आपसे ऐसे सवाल पूछता है कि आप हमें ये बताएं कि जो 26th अमेंडमेंट थी वो अच्छी थी या बुरी थी। ठीक है, अब आप बताएं अच्छी थी कि बुरी थी, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप अच्छी अगर कहना चाहते हैं तो अच्छी कह दें, बुरी कहना चाहते हैं तो बुरी कह दें, लेकिन आपने साथ प्रूव करना है। ठीक है, अच्छी कहना तो उसके साथ प्रूफ देना, बुरी कहना तो उसके साथ प्रूफ करना है। पहले हम अच्छी की बात कर लेते हैं, बल्कि पहले हम बुरी की बात कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत ज़्यादा जो आपकी ऑडियंस है, ऑडियंस से मुराद मेरी है आपकी पब्लिक या जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं, वो ज़्यादातर कहते हैं कि 26th अमेंडमेंट बुरी है। क्यों बुरी है? आपको भी पता है कि भाई लोग कहते हैं कि भाई आपकी जुडिशल इंडिपेंडेंस कहाँ गई। ठीक है, एंड ऑफ जुडिशल इंडिपेंडेंस, यानी कि आप कह लो कि आपका जो लॉ होता है, कानून होता है, या जो लॉ आपके इम्प्लीमेंटर होते हैं, जुडिशरी होती है, वो जो है ज़्यादातर फ्री होती है। ठीक है, इंडिपेंडेंस कर लें आप इसको। ठीक है, इंडिपेंडेंस कहाँ रहेगी? जब आपके जो एग्जीक्यूटिव है या प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है, जब ये लोग डिसाइड करेंगे जजेस को, तो फिर वो अपने मर्ज़ी के काम करवाएंगे। ठीक है, जजेस से। ठीक है ना, तो पहले तो ये होता था कि पहले से मुराद मेरी ये है कि जब आपके जजेस थे, ठीक है, पता नहीं अब आप इसको इस तरह इजीली समझ सकते हैं, ये हिस्ट्री में तो सिनेरियो नहीं रहा, लेकिन आप इसको इमेजिनरी सिचुएशन को आप अपने जहन में रखें कि अगर जज है हमारे पास एक, ठीक है, और जज जो है वो इंडिपेंडेंटली आपका अपॉइंट हुआ है बाय जुडिशरी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ने जज अपॉइंट नहीं किया और जज अपनी मर्ज़ी से आप अपनी जो आप उसके सीनियर्स हैं उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रखा है। ठीक है, तो अब होगा ये कि जब प्राइम मिनिस्टर कोई गलत काम करेगा, ठीक है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उस पर आवाज़ उठाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास जज ही प्राइम मिनिस्टर लेके आ रहे, ठीक है, तो क्या वो जो जज है वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ बोलेगा? यही सारा रोल है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। ठीक है, उसके बाद अगली जो बात है वो ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ क्या किया है यार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की सारी इज़्ज़त ख़त्म कर दी है, तो ये भी एक नया रोल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना लिए हैं। एक इन्होंने एक और बात की थी जो मैं बताना भूल गई कि 65 ईयर्स में इन्होंने कहा कि जज रिटायर हो जाएगा। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 65 ईयर्स में रिटायर हो जाएगा, लेकिन अब रोला ये है कि अगर एक बंदा बना ही जज जो है वो 64 साल की उम्र में है, ठीक है, तो फिर उसने अगले साल रिटायर हो जाना है, तो उसको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। ठीक है, ये भी एक बात है, तो ज़ाहिर जजेस को अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, और इसमें आपके पास ये कुछ बातें हैं। अच्छा, पहले एक और चीज़ होती थी वो मैंने आपको नहीं बताई कि पहले तो ये होता था कि जो आपके जजेस थे 26 अमेंडमेंट्स पहले ये होता था कि जो जजेस थे वो खुद ब खुद जब सीनियर हो जाते थे ना, तो ऑटोमेटिकली वो बन जाते थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये भी एक सिनेरियो रहा है, और एक ये भी सिनेरियो रहा है कि जजेस खुद ही से आपस में अपॉइंट करते हैं जजेस को। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज़ रहे हैं, लेकिन आपके लिए रेलिवेंट यही है कि 26 अमेंडमेंट में बस आपका जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसने ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, जुडिशल इंडिपेंडेंस ख़त्म हो गई है। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स तो मेरे जहन में यही आ रहे हैं, इसको आप प्रूव कर सकते हैं। किस तरह से प्रूव कर सकते हैं? आपको पता है कि जो आपका इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट है, ठीक है, इसने ये एतराज़ किया है कि पाकिस्तान ने जो 26 अमेंडमेंट पास की है, इसने इंडिपेंडेंस ले ली है। यही बात इसने की है कि इसने जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है ये ख़त्म कर दी है। ये कौन कह रहा है? इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। तो ये आपका बहुत मजबूत स्टांस हो जाएगा अगर आप नेगेटिव पॉइंट में जाते हैं। अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं 26 अमेंडमेंट बहुत अच्छी है, तो इसके भी बड़े सॉलिड पॉइंट हैं। अच्छा, अच्छे पॉइंट में ये है कि चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, पहले क्या होता था, जब जुडिशरी का जो दिल करता था करती थी, लेकिन अब ये हुआ है कि अब जब 26 अमेंडमेंट पास हुई है, तो जो आपका एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर है या पार्लियामेंट है, वो आपका चेक रखेगी एग्जीक्यूटिव के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर, कि जज जो है वो ज़्यादा फ्री ना हो जाएं, गलत काम ना कर लें, ठीक है, गलत डिसीजन ना लेने। तो एग्जीक्यूटिव भी जो है वो अब वो चेक रखेगा किस पर,
जजेस पे, ठीक है। अब इस स्टांस को आप प्रूव कर सकते हैं एग्जांपल से। आप अमेरिका को देख लें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख लें, ठीक है, यूएसए को देख लें कि उसमें क्या होता है कि ये होता है कि आपके जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है जजेस को। तो आपको ये अनोखे तो नहीं आए कि आपने 26 अमेंडमेंट पास कर लिए तो आपने दुनिया में कोई अनोखा काम कर लिया है। अमेरिका में भी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आपके सीनियर मोस्ट जजेस को, जुडिशरी को। तो ये हर जगह होता है क्योंकि चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करना होता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जैसे मोंटेस्को की थ्योरी ऑफ पावर है कि आपके पास 3 चीज़ें हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। इन तीनों ने एक दूसरे पर चेक रखना है, ठीक है। अगर ये इन तीनों में से कोई एक भी मजबूत हो गया तो फिर आपकी डेमोक्रेसी पे सवालिया निशान आ जाएगा, ठीक है। अब लोग यही कह रहे हैं कि भाई चलो आप कहते हो कि एग्जेक्टिव ने जुडिशरी पर चेक रख लिया, लेकिन एग्जेक्टिव पे जुडिशरी कैसे चेक रख लिया है, ये भी तो रूला है ना, ठीक है। तो ये भी मसला है, ठीक है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल सिर्फ पॉजिटिव बातें डिस्कस कर रहे हैं। और एक और बात हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई ठीक है आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ बुरा हुआ है, लेकिन इसकी पॉजिटिव बात आप ये भी तो देखें ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास आपको पता है कितने सारे पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है। इतने साल लग जाते हैं, लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। लोग कहते हैं इससे बेहतर है कि हम अपना कोर्ट में जो अपना केस है वो लेके ही ना जाएं, हम जुल्म ही बर्दाश्त करते रहें, ठीक है। तो इसीलिए जो आपके पेंडिंग केसेस हैं, अब आपके पास जो नया बन गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, अब जब वो आया है तो वो सुप्रीम कोर्ट का आधा काम बांट देगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने पेंडिंग केसेस को देख लेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई फ़ायदे तो हैं, ठीक है। तो और हर जगह दुनिया में परफॉर्मेंस वैल्यूएशन होती है, आपके लोग चेक करते हैं कि आपके अंदर के जो लोग हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये हमने एनालिसिस दे दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आपके पास जो भी क्वेश्चन आए उसके मुताबिक आप देख सकते हैं। आपने पॉजिटिव चीज़ में जाना है, नेगेटिव चीज़ में जाना है, ये सिर्फ 2-3 पॉइंट्स हैं। आप इसके मुताबिक रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ें, आप इसके मुताबिक यूट्यूब पे और जो आपके CSPs हैं उनकी वीडियोज़ लाजमी देखें। इसके अलावा आप पिलडेट, इपरी और आपके जो इस तरह पाकिस्तान के थिंक टैंक्स हैं जैसे कि ISSI, इनकी जो भी आपको रिसर्च आर्टिकल्स वीडियोस मिलती हैं उनको लाजमी देखें, अपने पॉइंट्स को ऐड करें। और इसी तरह जो इंटरनेशनल मीडिया आपकी अमेंडमेंट के बारे में क्या बातें करता है उसको भी आप अपने पॉइंट्स में ऐड करें। इसी तरह आप अपने इस जो चीज़ है उसको मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं अमेंडमेंट्स के, ये बुक्स से ज़्यादा बेहतर आपको इंटरनेट से ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।